नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। कल भारत सरकार ने या हम कहें कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार इस देश का बजट पेश किया। और जैसे ही कल बजट पेश किया उसके बाद से अगर आप निफ्टी हो या बीएसई सेंसेक्स हो, आपने देखा लगातार जो है वो गिरावट देखी गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बजट किस तरीके का रहा होगा, क्योंकि बजट से अगर कोई सीधे तौर पर प्रभावित होता है और बहुत जल्दी प्रभावित होता है तो वो है बाजार। तो बाजार में गिरावट देखी गई। तो एक तरीके से सकारात्मक के बजाय कल उसका असर नकारात्मक देखा गया। अब उसके बाद में जैसा कि एज यूजुअल हम राजनीतिक दृष्टि से इसको देखते हैं, तो एनडीए के साथ वाले घटक दल या एनडीए कोई भी अगर आप किसी भी मंत्री से किसी भी प्रवक्ता से आप बात करोगे तो वो बजट को बहुत अच्छा बताएगा। और बजट चाहे कितना भी अच्छा हो, ऑपोजिशन से आप अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते। तो ऑपोजिशन जो है वो उसके खिलाफ खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। अब बात आती है मीडिया की। तो अब मीडिया में भी जो है वो अलग अलग तरीके के व्यक्तित्व या हम कहें कि पर्सनैलिटी के लोग रहते हैं जिनकी सोच भी अलग अलग होती है। और जब मैं सोच की बात करता हूं तो मैं इसलिए करता हूं क्योंकि हर व्यक्ति इस देश में वोट करता है, और जो व्यक्ति जिस पार्टी को वोट करता है डेफिनेटली वो उसकी तरफ उसका झुकाव जो है वो उसके आकलन में दिखाई देगा, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट करता हो। तो यहां पर इसलिए इसको ज्यादा गंभीर नहीं, लेकिन गंभीरता के लिए इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट के लिए इकोनॉमिक्स का जो है वो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें काबिलियत है जो इसको समझ सके, मुझे लगता है कि उसी को इसका विश्लेषण करना चाहिए। मैं खुद जो है वो इस मामले में, बजट के मामले में जो है वो ज्यादा आपको कुछ नहीं, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिस पर मैं आपका ध्यान जरूर खींचना चाहूंगा। तो मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं, बजट का मैं उस तरीके से कोई ज्ञाता भी नहीं, लेकिन कल के बजट को देखकर जिन फैक्ट्स की, क्योंकि कई लोग जो है वो वीडियो बना रहे हैं कि निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु की जो है वो साड़ी पहनी, वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये जो है वो हमेशा की तरह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं आगामी कुछ दिनों में, वो उसको ध्यान में रखकर बजट बनाती है। और जब हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो केंद्र सरकार बजट का कुछ हिस्सा हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, डिफेंस के लिए, रेल मार्गों के लिए, या फिर हम कहें कि बंदरगाहों के लिए, कॉरिडोर के लिए, जो विशेष तौर से कल के इस बजट में दिखाई दिया। लेकिन इस बजट में क्या दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हर कोई जो है वो यूट्यूबर अपने आप को अर्थशास्त्री मान बैठता है, तो ऐसी स्थिति में उनको उम्मीद होती है कि शायद टैक्सेशन का जो स्लेब है उसमें कोई छूट मिलेगी। जैसे पिछले बजट में अपेक्षाकृत जो उम्मीद थी उसके हिसाब से 12 लाख तक की आय को छूट प्रदान की गई थी। यह मैं पिछले साल के बजट की बात कर रहा हूं। और फिर आती है सब्सिडी, छूट के बाद सब्सिडी। तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी लोगों की नजर में यही था कि सरकार जो है वो क्या छूट देने वाली है, किन चीजों को सस्ता करने वाली है और किन चीजों पर सब्सिडी बढ़ाने वाली है। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं। तो सरकार का बजट किस तरीके से या किस तरफ आगे बढ़ रहा है हमें उसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले बजट होता क्या है? बजट का मतलब होता है आने वाले एक साल के लिए अनुमानित, एक जिसको हम कहें कि इनकम, कि पैसा कैसे इकट्ठा किया जाएगा और उसको खर्च कहां किया जाएगा। तो अब भारत लगातार जो है वो, आपने इमर्जिंग इकोनॉमी की बात की, डेवलपमेंट की बात की, तो डेफिनेटली जो हो चुका है अब उससे आगे बढ़ने का एक प्रयास। तो उस दिशा में बजट जो है वो खर्च कहां होगा वो उसको दिखाई देगा। और दूसरा कि रेवेन्यू जनरेट कहां से होगा। अब इन दो चीजों को अगर हम देखते हैं और फिर उसके बाद में हम बजट का अनुमान लगाते हैं, तो कुछ फैक्ट्स जो मुझे समझ में आए और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि यह बजट किस तरीके का है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मकसद की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल बजट का मकसद है कि भारत को विकसित कैसे बनाया जाए और उस दिशा में क्या कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, इसकी वानगी जो है वो आपको जरूर दिखाई देगी।
दूसरा इसमें अगर हम देखें तो मेन तो अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दूसरा सेवा का सेक्टर। तो यहां पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। क्यों जोर दिया गया है हम उसमें बाद में आएंगे। और फिर पूंजीगत जो खर्च है इस बार उसको लगभग जो है वो 12.2 लाख करोड़ रखा गया है, जो टोटल जीडीपी का लगभग 4.4% के आसपास है। यह इस बजट की एक अच्छी बात है। लेकिन यह बजट किन चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है तो मैं आपको बता देता हूं। पिछले 11 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने प्रधानमंत्री या पीएमओ में देखा है। अब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी पॉलिटिकली अगर आप देखो तो अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं। लेकिन जहां इकोनॉमी की बात आती है, अब उस दिशा में ठीक उसी तरीके से जो उम्मीद हमें पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी से होती है वो इस बजट में किस तरीके से हो, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी भी पहले भी एक वीडियो में हमने बात की थी कि अब नरेंद्र मोदी की चुनौतियां पहले से ज्यादा बड़ी है, क्योंकि अब उम्मीदें जनता की ज्यादा बड़ी हो गई है। और ऐसी स्थिति में एक वीडियो में आपने देखा होगा हमने कुछ चुनौतियों की बात की थी प्रशासनिक सुधार को लेकर, कि ठीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो है वो ऊपर के लेवल पे अच्छा काम कर रही है, लेकिन प्रशासनिक जो भ्रष्टाचार है, फेरबदल है या जो भी चीजें हैं, अब उससे किस तरीके से निपटा जाएगा, उसके लिए क्या कानून बनाया जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में जब हम उसकी बात करते हैं तो अब है कि एक तरीके से आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर का समय, कि उस वक्त पूरी टीम सचिन तेंदुलकर के कंधों पर या पूरे देश के जो जनता की जो उम्मीदें थी उनको सचिन तेंदुलकर अपने कंधों पर ढोते थे। तो यही स्थिति इस वक्त बनी हुई है। पीएमओ के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी मंत्रालय हो, इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती कि उस मंत्रालय ने क्या अच्छा किया, क्या नहीं हो पाया, उसके लिए कितना बजट था, उसने कहां खर्च किया और कहां जो है वो खर्च नहीं हुआ। तो अकाउंटेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है, किसी और मंत्रालय की नहीं। तो अब लगता है कि उन मंत्रालयों पर भी फोकस करना चाहिए, उनको जिम्मेवारी देनी चाहिए और बजट के साथ अलग से जो है वो मंत्रालयों का एक विवरण होना चाहिए कि इतना बजट इस मंत्रालय के लिए था, उसने यहां पर खर्च किए, जहां पर होने चाहिए थे नहीं हुए, कितना हुआ, कैसे हुआ, या सिर्फ और सिर्फ वो नरेंद्र मोदी के सहारे बैठे हैं। एक ये। और दूसरा जिसके ऊपर हम आते हैं, तो दूसरे के लिए हमने आकलन के लिए कुछ फैक्ट्स निकाले हैं। और जो फैक्ट्स जो हमने निकाले हैं उसको हम पैसे का आना और पैसे का जाना हम उससे देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है जो इनकम है, और यह सरकारी आंकड़ा है भारत सरकार का, कि बोरोविंग और लाइबिलिटी जो है उसमें 24%। मतलब आज भी हमारी इकोनॉमी जो है वो उधार पर चलती है, तो उसका हिस्सा जो है वो उधारी का वो लगभग 24% है। इसके अलावा इनकम टैक्स से 21% के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। अब 21% जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, तो इस 140 करोड़ की आबादी में भी आज भी हम जो है वो कितना पीछे हैं, क्योंकि लगभग सरकारी आंकड़ा जो अभी मोदी सरकार का आंकड़ा है उसके हिसाब से 8 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं। फिर उसके बाद में आता है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनियों से आता है, कॉर्पोरेट या इंडस्ट्री से आता है, वो है 18%। जीएसटी का जो कलेक्शन है वो है 15%। कस्टम से 4%। नॉन डेट जो कंपनियां देती है एक्चुअल में वो है 2% के आसपास, और नॉन टैक्स जिसको हम जुर्माना कहिए या और तरीके से कहिए वो आता है लगभग 10%। तो यह है हमारा बजट के लिए इनकम सोर्स सरकार का। और फिर उसके बाद में जब हम खर्चे की बात करते हैं तो खर्चा होता है इंटरेस्ट पेमेंट। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी हम जो उधार ले रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंटरेस्ट में जाता है। अब आप सोचोगे कि इसका अफेक्ट कहां करेगा, वो करेगा डेवलपमेंट को, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा अगर इंटरेस्ट को जाएगा तो पैसा बचेगा नहीं, और पैसा नहीं बचेगा तो फिर डेवलपमेंट के कार्यों में खर्च कहां से होगा, क्योंकि 24% हम जो है वो उधार पे हैं और 20% हम उसका ब्याज चुका रहे हैं। तो एक्चुअल डेफिसिट आपको समझ में आएगा इससे। फिर उसके बाद में आता है स्टेट का शेयर।
22%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17%, मेजर सब्सिडी 6% के आसपास सब्सिडी, जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं, और फिर उसके बाद में आता है डिफेंस सेक्टर, जो सबसे बड़ा 15% की ग्रोथ इस बजट में देखी गई कल, जो कि लगभग 11% है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%, फाइनेंशियल कमीशन और अदर जो खर्चे हैं वो है 7%, सिविल पेंशन के लिए 2% और अदर एक्सपेंडिचर वो है लगभग 7% के आसपास। अब इसमें जब हम जीएसटी कलेक्शन की बात करते हैं तो इससे पहले आपने देखा कि भारत सरकार लगातार जो है वो मेक इन इंडिया पर जोर दे रही थी। तो जीएसटी कलेक्शन और जीएसटी कलेक्शन के बाद में एक नया रिफॉर्म लेकर आई पिछले साल, जीएसटी की जो दरें थी उसमें कटौती की गई। कारण क्या था उसका? उसका कारण यह था कि सामान बन तो रहा था लेकिन लोग खरीद नहीं रहे थे क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं था। तो सरकार ने एक मौका दिया, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन होता है कंजप्शन से, और इस बार भी इन्हीं चीजों को, कुछ चीजों को इस बजट में ध्यान रखा गया है। तो आपने देखा होगा गाड़ियां सस्ती हुई, तो गाड़ियां जब सस्ती हुई, जैसे 8 लाख की गाड़ी पे 1 लाख रुपए की बचत, तो वो व्यक्ति 1 लाख रुपए मार्केट में लेकर जाएगा और दूसरी चीजें खरीदेगा, और जब दूसरी चीजें खरीदेगा तो उससे जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। तो एक बड़ी राहत इससे पहले जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर भारत सरकार ने देने का प्रयास किया था। लेकिन अब जब हम चुनौती की बात करते हैं तो चुनौती है कंजप्शन, और उसके बाद में है काम, जिसकी अक्सर बात जो है बेरोजगारी के साथ तुलना करके बताई जाती है, क्योंकि अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग पैसा खर्च कैसे करेंगे। ये कुछ चुनौतियां इस बजट में साफ तौर से दिखाई देती है। और फिर इसके अलावा कुछ फैक्ट्स और जो निकाले हैं वो है, जब हम कैपिटल की बात करते हैं पिछले साल की तुलना में, तो 2024 में 16.2 लाख करोड़, और ये 2025 में जो है वो 16.4 लाख करोड़ इसको रखा गया। लेकिन अगर हम अनुमानित इनकम की अगर हम बात करते हैं तो वो 16.2 करोड़ लगभग 2024 और 2025 में ज्यादा कोई फर्क जो है वो कैपिटल अमाउंट में दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो 34.2 लाख करोड़ 2024 का, लेकिन 33.4 करोड़ जो है उससे भी कम जो है वो रेवेन्यू जनरेट हुआ। मतलब एक अनुमान जो लगाया था सरकार ने उससे कम रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इससे जो है उधार का, अगर बाकी जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं बजट को लेकर तो उसके लिए उधार लेना पड़ेगा, और उधार अगर लेना पड़ेगा तो फिर आपको पता है कि ब्याज इसके ऊपर बढ़ जाएगा, जो कि एज यूजुअल पिछले साल देखा गया। तो अब आता है टैक्स कलेक्शन। यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, तो रेवेन्यू जनरेट होता है टैक्स कलेक्शन से, और भारत में टैक्स का कलेक्शन आपने देखा कितना है, उस टैक्स को कलेक्शन करने में भी, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 8 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, जिसमें से भी इस कलेक्शन को करने के लिए जो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं उनमें से 45,000 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन के लिए सालाना खर्च करना पड़ता है। एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, उसमें कुछ ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते हैं, उनकी सैलरी दी जाती है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, उनके लिए गाड़ियां दी जाती है रेट डालने के लिए, तो वो तमाम तरीके की चीजों पर। तो आप सोचिए कि एक बड़ा हिस्सा 45,000 करोड़ रुपए इस टैक्स कलेक्शन के, मतलब यह है कि टैक्स कलेक्शन करना पड़ता है लोगों को खींचकर, ईमानदारी से पैसा जो है वो कलेक्शन नहीं होता है। यह एक सबसे बड़ा चैलेंज इस पूरी इकोनॉमी के लिए, इस बजट के लिए, जिसमें हम आज चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद में अगर हम देखते हैं फिस्कल डेफिसिट वो है 17 लाख करोड़, और उसमें भी ब्याज, अकेले ब्याज के आते हैं 14 लाख करोड़ रुपए। तो आप सोचकर देखिए कि ब्याज जो है वो कितना जा रहा है। तो यह है एक्चुअल का जो बजट और उसका अनुमान। लेकिन अब इसको हम दो तरीके से समझते हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं समझते कि बीजेपी क्या कहती है और कांग्रेस पार्टी क्या कहती है। बीजेपी ने वही कहना है जो वो कहती आई है, और कांग्रेस पार्टी ने भी वही कहना है जो वो कह रही है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव साइन क्या है इस बजट के, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 12
2 लाख करोड़, जो कि अब तक का हाईएस्ट लेवल पे है, अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ये एक पॉजिटिव साइन है। उसके अलावा प्राइमरी जो डेफिसिट है वो हमारी जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 0.7% है। तो आप सोच सकते हैं कि एक्चुअल जो प्राइमरी डेफिसिट है वो जीडीपी से बहुत कम है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि बोरोविंग और जो लाइबिलिटीज है या हम जो लेते हैं पैसा उधार के ऊपर, उसमें एक वो लेते तो हैं, ये नहीं कह सकते कि हम नहीं लेते हैं, लेकिन स्लो प्रोसेस में है, यानी कि हम कम लेते हैं या कम लेने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन लेते जरूर है। और फिर उसके बाद में टैक्स रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो हर साल लगभग 8% की दर से बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि टैक्स जो है वो रुका हुआ है या टैक्स का कलेक्शन कम हुआ है, हर साल बढ़ोतरी हो रही है। और दूसरी तरफ जो प्राइमरी डेफिसिट है वो लगातार कम होता जा रहा है। ये इस बजट से हमें लगता है कि ये पॉजिटिव साइन है। तो दूसरा, कुछ नेगेटिव साइंस तो नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल बजट जो है वो रिस्क फैक्टर पे है, क्योंकि इस वक्त भारत टैरिफ वॉर में भी फंसा हुआ है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो भारत जो है वो आपने देखा होगा बायोटेक के लिए 10,000 करोड़, क्योंकि अमेरिकी बाजार अभी भी जो दवाएं हैं उनके ऊपर टैरिफ नहीं है, लेकिन भारत अपने आप में जो है वो एक बाजार की तलाश कर रहा है। अगर वो पूरा नहीं होता या किसी भी कारण से कुछ गड़बड़ होता है तो आप समझ सकते हैं कि जीडीपी जो एक लगातार ग्रोथ कर रही है उसका क्या हश्र होगा। लेकिन दूसरा इसमें जो समझने वाली बात है, जो मुझे लगा कि हमें अपोजिशन की नजर से और आरबीआई की नजर से, इन दो चीजों से हमें नहीं देखनी चाहिए। हमें इसको वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जो संस्था है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आईएमएफ ने इसको लेकर क्या टिप्पणी की है, वो है इंडियाज डेब्ट इज सस्टेनेबल बट रिस्क रिमेन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है वो लगातार ग्रोथ कर रहा है। सीधे शब्दों में हम कहें, बहुत अच्छी ग्रोथ है। कल आपने एलन मस्क, जब एपस्टीन फाइल आई उसके बाद में एलन मस्क ने भी कहा कि पावर सेंटर जो है वो अब बदल रहा है, क्योंकि आईएमएफ ने अमेरिका से भारत को बहुत आगे रखा है। लेकिन अभी भी इसमें रिस्क जो है वो बना हुआ है, और रिस्क ये बना हुआ है कि अगर रेवेन्यू कम होता है और लोगों को काम नहीं मिलता या कंजप्शन सेक्टर में कुछ गड़बड़ होती है, तो फिर भारत उस एक रिस्क के ऊपर बैठा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले भी बोला था कि यह बजट जो है वो अब रिस्क वाला है, और इसीलिए मैंने बोला था कि पॉलिटिकली जो चीजें, विल पावर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई, अगर विकसित भारत के लिए जाना है तो अब नरेंद्र मोदी को इसमें भी इसी रिस्क को कवर करते हुए, जोखिम को कम करते हुए लगातार अपनी जीडीपी को 6% से ऊपर बनाए रखना है। अगर यह 6% से कम आती है, जो आरबीआई भी अनुमान लगाता है, तो फिर हमारा डेफिसिट बढ़ने लग जाएगा, और जब कर्जा बढ़ने लग जाएगा, उधारी ज्यादा बढ़ेगी, तो फिर ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। ऐसे में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट सारे रुक जाएंगे। तो इसलिए 6% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ को रखते हुए भारत ने यह बजट बनाया है। आगे यह अनुमान होता है एक साल में कि भारत सरकार ने ये करना है, इसी सेक्टर में यहां पर पैसा खर्च करना है और यहां से पैसा इकट्ठा करना है। बाकी इसका जब एक साल अगला जो बजट आएगा उस पर विचार किया जाएगा कि भारत में इसने क्या अचीव किया और भारत ने इसमें कितना जो है वो नुकसान हुआ या पीछे रह गया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।